कुछ राशियों को फलदायी राशियों की संज्ञा दी गई है, फ्रूटफुल, जिनमें कर्क, वृश्चिक और मीन राशियां आती हैं, क्योंकि ये जल तत्व राशि हैं और जल तत्व में उत्पादकता होती है। वृष, तुला, मकर और धनु ये अर्ध फलदायी राशियां होती हैं। यदि पंचम और सप्तम भाव में फलदायी राशियां या फलदायी राशियों में स्थित उनके स्वामी शीघ्र संयोग का संकेत देते हैं। पंचम लगन में निष्फल राशियां संकेत देती हैं कि व्यक्ति समय पर विवाह बंधन में नहीं बंध पाएगा, यदि अन्य प्रमाण भी इस तरह के होते हैं। पंचम और एकादश में यदि फलदायी राशियां होती हैं, पंचमेश और एकादशेश फलदायी राशियों में स्थित होते हैं, तो संतति के शुभ संकेत होते हैं। तो जिन भावों में राशियां हों, यदि फलदायी राशियां जिन भावों में होंगी और इनके स्वामी भी फलदायी राशियों में ही होंगे, तो उस भाव विशेष का अच्छा फल मिलने की संकेत स्पष्ट होते हैं, यदि उस पर पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं हो। जैसे पंचम भाव संतान का है, तो पंचम भाव में फलदायी राशियां हों, उसका स्वामी भी फलदायी राशियों में ही हो या अर्ध फलदायी राशियों में हो, तो संतान की प्राप्ति सुगम होती है। इसी तरह सप्तम भाव विवाह का है, व्यवसाय का है, वहां पर फलदायी राशि होती है, कर्क, वृश्चिक या मीन होती है, या अर्ध फलदायी राशियों में वृष, तुला, मकर या धनु होती है, और उसके स्वामी भी ऐसी ही राशियों में बैठते हैं शुभ प्रभाव में, तो उस भाव की प्राप्ति भी हमें सुगम होती है। और जिन भाव में फलदायी राशियों का प्रभाव अधिक होता है, उनके स्वामी फलदायी राशियों में होते हैं, उन भावों के कारकत्व की वृद्धि होती है, उनके कारकत्व के हमें अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन जो निष्फल राशियां होती हैं, उनमें 4 राशियां हैं, मेष, मिथुन, सिंह और कन्या। इनको बंध्या राशि भी कहा गया है और यह फलदायी नहीं होती, ये शुष्क राशियां होती हैं। पंचम और एकादश भाव में यदि ये राशियां बैठती हैं, क्योंकि एकादश भाव को इसलिए लेते हैं कि एकादश भाव पंचम भाव का सप्तम भाव है, तो यदि इनमें किसी भाव में निष्फल राशि बैठती है और उसका स्वामी भी निष्फल राशि में बैठता है, तो हमें संतान प्राप्ति की संभावना बहुत क्षीण हो जाती है। लगन फलदायी राशि में ना हो और लगने भी फलदायी राशि में ना हो, तो फिर संतान प्राप्ति की संभावनाएं ना के बराबर हो जाती हैं, क्योंकि लगन हमारी प्राप्ति है और पंचम हमारा ज्ञान और संतान का घर है, तो वहां पर निष्फल राशियों का या जिन्हें बंध्या राशि कहते हैं उनका होना और उनकी राशि का ऐसी राशियों में होना, बंध्या राशि में ही, उस भाव की कमी प्रदान करता है। जो हमारी जल तत्व की राशियां होती हैं, जिन्हें हमने अभी सफल राशियां बोला, फलदायी राशियां बोला, कर्क, वृश्चिक और मीन, ये जल तत्व राशियां होती हैं। लेकिन इनमें एक दुर्बलता होती है कि मूक राशियां होती हैं, डंब। यदि ये वाणी भाव में बैठती हैं, तो क्योंकि इनमें शब्द नहीं होता, जल के अंदर शब्द का प्रभाव कम होता है, इसलिए वाणी दोष दे सकती हैं। अब जैसे बुध यदि छठे घर का मालिक होकर द्वितीय भाव में मूक राशि में, यानी कर्क, वृश्चिक और मीन में बैठ जाए, या षष्ठेश कोई भी हो और वो द्वितीय भाव में मूक राशि में बैठकर मंगल या शनि के द्वारा पीड़ित हो, तो उसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति मूक हो सकता है, उसमें हकलाहट या तुतलाहट हो सकती है, या वह अल्पभाषी हो सकता है। बुध कहीं भी यदि मूक राशि में बैठ गया और शनि द्वारा पीड़ित हुआ, तो भी वह वाणी में दोष देता है। मंगल भी अशुभ दृष्टि द्वारा अपना प्रभाव देता हो, तो जातक तेजी से बात करता है और उसमें तुतलाना या हकलाना, उसके शब्दों को बुरी तरह उच्चारित कराता है। बुध क्योंकि वाणी का कारक है, अब यह मूक राशि में चंद्रमा के विपरीत हो, यानी बुध मूक राशि में बैठे, उस पर सप्तम में चंद्रमा बैठे, तो जातक की वाणी में दोष होता है।
लग्न में मूक राशि हो और वहां शनि बैठे तो भी वह वाणी में विघ्न पैदा कर सकता है, यदि उसके साथ बुध का संबंध ना हो। द्वितीय भाव वाणी संबंधी अंगों को शासित भी करता है, इसलिए द्वितीय भाव में स्वर्ग राशि हो और वहां शुक्र या बुध वहां पर हो और पीड़ित ना हो तो वह व्यक्ति बोलने की कला में और वाणी संबंधी ईश्वरीय शक्ति की भविष्यवाणी उसके बारे में हम कर सकते हैं। स्वर राशियां इन तीनों को छोड़कर सभी हैं, लेकिन उनमें भी स्वर राशियों में मुख्यतः जो हमारी वायु राशियां हैं, मिथुन, कुंभ और तुला, क्योंकि वायु में शब्द अधिक होता है और जल में शब्द ना के बराबर होता है, तो वायु राशियां यदि वहां बैठती हैं तो उन्हें हम स्वर राशियां कहते हैं। जल राशियां वहां बैठती हैं तो उन्हें हम मूक राशि कहते हैं। मंगल और गुरु निश्चित वाक्य बोलने वाला और सुवक्ता बनाते हैं, जो अपनी तेजमयी वाणी से जनता को झकझोर सकता है। बुध और शनि वहां दर्शाते हैं कि वह अपनी वाणी को समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार और उसके सामने जैसी श्रोता होंगे उनके अनुसार परिवर्तित कर देता है। गुरु का प्रभाव व्यक्ति को सलाह देने में उत्तम बनाता है। तो इस तरह इन राशियों का विचार करते हैं। मेष और वृश्चिक जो मंगल की राशियां हैं, इनको हिंसक राशि की संज्ञा दी गई है। यह राशि यदि होती हैं लगन में और उनका स्वामी भी कहीं ऐसी स्थिति में होते हैं तो ये सभी उद्यम, साहस और वीरता का साथ देती हैं। आपत्ति का सामना करने में ऐसे लोग सक्षम होते हैं। मानवीय राशि या द्विपद राशि अर्थात नर राशियां मिथुन, कन्या, कुंभ और धनु राशि का पूर्वार्ध यानी 0 से 15 डिग्री तक ये नर राशियां होती हैं, द्विपाद राशियां होती हैं। ये लगन में बलवान होती हैं। कुछ ज्योतिषकार तुला को भी मानवीय राशियों में या नर राशियों में ही लेते हैं। लग्न में ये राशि बैठती हैं तो लगन को बलवान कर देती हैं। मेष, वृष, सिंह, मकर और धनु राशि का उत्तरार्ध चतुष्पद राशियों में होता है। ये राशियां सशक्त होती हैं यदि दशम भाव इन राशियों में पड़ता है तो दशम भाव के लिए उत्तम फलदायी होती हैं, और यदि ये लग्न में राशियां पड़ती हैं तो जैसा उस राशि के जो संकेतक हैं, जैसे सिंह है या वृषभ है, उनका जैसा संकेत होता है वैसे ही गुण भी इनमें पाए जाते हैं। जैसे यदि सिंह राशि होगी तो उसमें सिंह जैसी प्रवृत्ति होगी, यदि वहां वृषभ राशि होगी तो उसमें वृषभ जैसी प्रवृत्ति होगी, या मेष राशि होगी तो उसमें मेष जैसी प्रवृत्ति होगी। मेष का अर्थ है कि वह झगड़ालू हो सकता है, उतावला हो सकता है। वृषभ का अर्थ है कि वह परिश्रमशील हो सकता है, वह अपनी चिंता ना करके अपनों की चिंता ज्यादा करता है। सिंह में एक उग्रवाद होता है, एक शासकीय प्रवृत्ति होती है। तो उसके पशु रूप जहां होते हैं तो उन पशुओं की जो विशेषता होती है, मुख्य विशेषता होती है, वह उनमें मुख्य रूप से पाई जाती है। मिथुन, धनु, मीन ये द्विस्वभाव राशियां होती हैं, लेकिन द्विपद राशियां भी होती हैं। वृश्चिक को कीट राशि माना गया है, वह सप्तम भाव में बलवान मानी गई है। तो इस तरह राशियों के विभाग का हम विचार करते हैं। मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष और मिथुन ये लघु विश्वांश राशियां होती हैं, यानी इनमें जो लगन होती है वो छोटी होती है। इनका उपाय हम विचार इस तरह भी देखते हैं कि इनमें पड़ने वाले जो भाव होते हैं उस भाव विशेष में जो अंग का हम ध्यान करते हैं, विचार करते हैं, उस अंग का स्वरूप कुछ वैसा ही होता है, वो लघु हो सकता है। इसी तरह दीर्घ विश्वांश की राशियां हैं कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु। ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित स्थानों के लिए विपरीत क्रम में होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरायण में होती हैं मकर से और मिथुन तक, और दक्षिणायन में होती हैं कर्क से और धनु तक। तो इस तरह ये राशियों के बारे में
अलग अलग विभागों के आधार पर उनके बारे में बताया गया। अगली कक्षाओं से एक एक राशि का प्रभाव, क्योंकि वो कभी चर होगी तो अग्नि तत्व होगी, या वो द्विस्वा होगी तो किस तत्व की होगी, उसमें मूकता होगी या स्वरता होगी, वह लघु उष्मांश की होगी, दीर्घ उष्मांश की होगी, मानवीय गुणों की होगी या चतुष्पद गुणों की होगी। इन सब का सामंजस्य बिठाकर एक राशि का स्वभाव कैसा होता है, यह आगे की कक्षाओं में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।